सन 1904-5 की बात है। वाराणसी के पास स्थित प्राचीन स्थल सारनाथ में 20वीं सदी की शुरुआत में पुरातात्विक खुदाई चल रही थी। इस उत्खनन का नेतृत्व कर रहे थे जर्मन मूल के पुरातत्वविद फ्रेडरिक ऑस्कर ओर्टेल। मिट्टी की परतें धीरे धीरे हटाई जा रही थी और तभी अचानक धरती के भीतर से एक विशाल पत्थर का स्तंभ शीर्ष दिखाई देने लगा। जब उस पत्थर को पूरी तरह साफ किया गया तो उसके ऊपर 4 दिशाओं की ओर मुख किए खड़े 4 भव्य सिंह दिखाई दिए। यह वही प्रसिद्ध सारनाथ का अशोक सिंह शीर्ष था, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जाना जाता है। इतिहासकारों ने जब इस स्तंभ की ओर उससे जुड़ी शिलालेख का अध्ययन किया तो धीरे धीरे भारत के एक भूले बिसरे साम्राज्य का इतिहास सामने आने लगा। वह साम्राज्य था मौर्य वंश, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर मौर्य वंश की शुरुआत कैसे हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ महावीर प्रसाद और आप देख रहे हैं एजू एरिया। यहाँ हम भारतीय इतिहास की गहराइयों में छिपी सच्चाइयों को सामने लाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इतिहास की अनकही कहानियाँ और अधिक लोगों तक पहुँचे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई और मौर्य वंश का इतिहास किन ग्रंथों और शिलालेखों में मिलता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत राजनीतिक रूप से बिखरा हुआ था। मगध में उस समय शासन था घनानंद का। घनानंद नंद वंश का था, बहुत धनी था और शक्तिशाली माना जाता था। यूनानी स्रोतों के अनुसार उसकी सेना अत्यंत विशाल थी और उस समय पश्चिम में सिकंदर महान भारत की सीमाओं तक पहुंच चुका था। हालांकि वह गंगा नदी पार नहीं कर पाया था, लेकिन उसके आक्रमण ने एक बात साफ कर दी थी कि भारत की राजनीतिक एकता कमजोर थी और ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में इतिहास के मंच पर एक नई शक्ति उभरती है, मौर्य वंश। अब सवाल है कि मौर्य वंश की उत्पत्ति कहां से हुई और कैसे हुई। इस विषय पर इतिहासकारों के बीच गहरा मतभेद देखने को मिलता है। श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ महावंश और दीपवंश में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य कुल से थे। मौर्य शब्द का संबंध मोर यानी मयूर से माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस कुल का प्रतीक मोर था, इसी कारण इसे मौर्य वंश कहा जाने लगा। दूसरी ओर कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया कि चंद्रगुप्त की माता का नाम मूड़ा था, इस कारण उसके वंश को मौर्य कहा गया। लेकिन कई आधुनिक इतिहासकार इस व्याख्या को बाद की परंपरा मानते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार रोमिला थापर का मत है कि संभवतः मौर्य वंश किसी गण या जनजातीय समुदाय से उभरा हुआ शासक वर्ग था। यानी मौर्य वंश की उत्पत्ति आज के इतिहासकारों के बीच एक चर्चा का विषय बनी हुई है। मौर्य इतिहास को समझने के लिए हमें कई प्रकार के स्रोत मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं साहित्यिक स्रोत। इसमें प्रमुख है अर्थशास्त्र, जिसे चाणक्य से जोड़ा जाता है। इस ग्रंथ में राजनीति, प्रशासन, अर्थशास्त्र और शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन मिलता है। दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत हैं दीपवंश और महावंश, जिसमें मौर्य वंश और विशेष रूप से सम्राट अशोक के शासन का उल्लेख मिलता है। मौर्य इतिहास के दूसरे महत्वपूर्ण स्रोत हैं यूनानी लेख। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा। इसमें मौर्यकालीन समाज, प्रशासन और नगर जीवन का वर्णन मिलता है। तीसरे महत्वपूर्ण स्रोत हैं पुरातात्विक प्रमाण। मौर्य काल के सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख सम्राट अशोक के समय स्थापित किए गए थे। इनमें प्रमुख है
गिरनार शिलालेख, जहां अशोक की धम्म नीति का उल्लेख मिलता है, धौली शिलालेख, जहां कलिंग युद्ध के बाद अशोक के पश्चाताप का वर्णन मिलता है, और शाहबाजगढ़ी शिलालेख, जहां नैतिक जीवन और धर्म प्रचार के संदेश अंकित हैं। एक समय ऐसा भी था जब भारत में मौर्य इतिहास लगभग भुला दिया गया था, लेकिन 19वीं सदी में अंग्रेज पुरातत्वविद ने इस इतिहास की पुनः खोज की। इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम की। उन्होंने भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की और कई प्राचीन बौद्ध स्थलों की खोज की। इसी दौरान जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। जब इन शिलालेखों को पढ़ा गया तो पहली बार यह स्पष्ट हुआ कि देवान प्रियदर्शी दरअसल सम्राट अशोक ही थे। अब हम आते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक पर। कहा जाता है बचपन से ही चाणक्य ने इसकी प्रतिभा को पहचान ली थी। उन्होंने चंद्रगुप्त को युद्ध, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर नंद वंश को समाप्त करने की योजना बनाई। लगभग 3022 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता पर अधिकार कर लिया। मौर्य साम्राज्य का सामना सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस प्रथम निकेटर से हुआ। दोनों के बीच युद्ध हुआ और अंत में संधि हुई, और इस संधि के बाद मौर्य साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक हो गया। चंद्रगुप्त के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य का विस्तार बहुत विशाल हो चुका था। मगध, पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान के बड़े क्षेत्र इस साम्राज्य का हिस्सा बन गए। यह भारत का पहला वास्तव में विशाल और केंद्रीकृत साम्राज्य था। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजपाट त्याग दिया। उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया और जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चले गए। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उन्होंने संन्यास जीवन बिताया। इस प्रकार मौर्य वंश केवल एक राजवंश नहीं था, यह भारतीय इतिहास का वह महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने पहली बार भारत को एक विशाल राजनीतिक इकाई में संगठित किया, और इसी वंश ने आगे चलकर भारत को दिया एक महान सम्राट अशोक। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को वॉच किया तो आप इसे लाइक कीजिए और किसी मित्र को शेयर कीजिए जो इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर एक नई खोज के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।